अभी मैंगो सीजन है और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उनको या लिवर के पेशेंट हैं, तो डॉक्टर ने क्या बोला, सालों साल से क्या बोलते हैं, आम को खाने की बात तो दूर, अगर आपने सोच भी लिया कि आम खाना है तो उससे प्रश्न बढ़ जाएगा। होगा क्या, हो क्या रहा है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, आम के सीजन में तरस के रह जाते हैं, आम की तरफ देखते भी नहीं है। इस क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आम खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, मर जाएंगे आप। क्या कह सकते हैं? अगर कोई पेशेंट सोचे, देखो मैं 15 साल से आम नहीं खा रहा हूँ, तब भी मेरे इंसुलिन नहीं छूटी, मेरा इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, तो अब मैं डॉक्टर की एक बात नहीं मानूंगा, मैं खुद में आम खाऊंगा। नाश्ते में आम 1 किलो, लंच में आम 2 किलो, डिनर में आम 1 किलो, कुछ और नहीं खाऊंगा। अगर कोई पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट या कोई इंसान जो मोटा है, जिसकी बीपी ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसको चेस्ट पेन है, वो यही फैसला करता है कि आम के सीजन में मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में आम ही खाऊंगा, कुछ भी और नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा कोई फैसला करता है तो क्या होने वाला है, इस बात को समझिए। तो पहले 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर ब्लड शुगर तेजी से नीचे आएगा, इंसुलिन को कम करना मजबूरी हो जाएगी, एंड मोस्ट लाइकली हफ्ते 10 दिन में इंसुलिन पूरा ही छूट जाएगा। यानी उसकी डायबिटीज छूट गई, उसकी इंसुलिन छूट गई, उसकी एनर्जी वापस आ गई, वो पूरे दिन फुर्तीला बन गया, और जो एसोसिएटेड और सिम्टम थे वो भी गायब होने लगे। अगर मोटा इंसान, बीपी का इंसान, हार्ट का इंसान यही फैसला करता है कि मैं आम खाऊंगा, आम खाऊंगा, आम खाऊंगा, तो उसका क्या होगा, तीसरे दिन के अंदर ही बीपी नीचे आने लगेगी, यानी कि बीपी की दवाई को कम करना मजबूरी हो जाएगी। थर्ड डे, 1 महीने के अंदर उसका वेट लगभग 10% नीचे आएगा, 10%। 1 महीने के अंदर उसका जो अब वो काम नहीं करती, लेकिन वो मैं बोल रहा 1 महीने की, 2-3 महीने का अगर ऐसा करता है, उसका नॉर्मल बीएमआई और पूरी तरह से हेल्दी हो गया वो, और बीपी की दवाई तो तीसरे चौथे दिन में छूट गई थी, राइट, और एंजाइना तो 1 महीने में ही ठीक हो गया, 1 महीने और लग जाएगा, लेकिन कम जरूर होगा, काफी कम होगा। तो आम नहीं है, आम घास है, आम फल नहीं है, आम दवा है। तो अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये बात आप डॉक्टर से पूछिए ना, डॉक्टर क्यों बोलते हैं, क्या उनका सबूत है? मैं तो अपने सारे एविडेंस दे रहा हूँ, अभी भी जो बोल रहे हैं एविडेंस में है ही, लेकिन क्या वो जो डॉक्टर ने आपको बोला आम नहीं खाना, उसको सबूत है? कोई दिखा सकता है वो पेपर, या ये दिखा सकता है कि इसने देखो आम खाया या क्या डायबिटीज का पेशेंट बन गया? मैं दिखा सकता हूँ पेशेंट। हमारा हर महीने हिम्स मेरठ में कैंप होता है, 3 दिन का कैंप होता है। इस महीने 23-24 मई, पिछले महीने भी इसी डेट पे था, अगले महीने भी इसी डेट पे है। हमारे किसी भी कैंप में आइए, हम अपने पेशेंट को, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को, किडनी पेशेंट को, लिवर पेशेंट को, हर पेशेंट को भरपूर फ्रूट खिलाते हैं, मीठे फल खिलाते हैं, और काम करते हैं तो आम खिलाते हैं, और हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। जो लोग नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते, तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक से लाइव करते हैं 3 दिन का टाइम, तो आने की जरूरत नहीं है। फेसबुक लाइव में आप देखेंगे पेशेंट्स, और ये भी देखेंगे वो कैसे ठीक हो रहे हैं, ये भी देखेंगे कैसे इंसुलिन छोड़ते हो जा रहे हैं, दवाइयां छोड़ते जा रहे हैं, और ब्लड शुगर नॉर्मल हो रहा है, नींद अच्छी हो रही है। ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज है, कैसे उनकी भाग रही है। तो आपको क्या करना है, उस पर आते हैं। आपको जो करना है वो ध्यान समझिए। आप अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में हैं, वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में इसलिए कहता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कि पहली बार बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, मोटा है, थकान रहती है दिन भर, बॉडी में पेन रहता है सुबह शाम तक, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, एपेटाइट लॉस है, ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज। अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में आप हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ DIP डाइट लेना है। DIP डाइट क्या होता है? जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको पता है DIP डाइट क्या होता है, लेकिन जो नए हमको एक बार सिंपली बताता हूँ, DIP डाइट में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, 12 बजे तक परोसे रहना है, कितना फल? आपकी बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, एक और सुनने लगा के 700 ग्राम पड़ता है, 700 ग्राम या अधिक, अधिक कितना भी खा सकते हैं, कोशिश कीजिए कि 700 ग्राम दोनों खाएं। कौन सा फल? जो फल पसंद हो जो आप आराम करें, लेकिन 2-3 तरह के, 3-4 तरह के फल ले लीजिए, और टोटल 700 ग्राम बना लिया मेरे हिसाब से, अगर मेरे बॉडी वेट की, और वो बिकम्स योर ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी ब्रेड नूडल पास्ता कुछ नहीं, पेट भर के फल, कम से कम इतना फल जो मैं आपको कैलकुलेशन दिया है। लंच में 2 प्लेट लेके रखिए, स्टेप 2, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में रोटी सब्जी डालकर कुछ रखना जो खाते हैं वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो खाना जरूर है, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 जरूर खाना। प्लेट 1 में 3 से 4 सब्जी, टमाटर प्याज मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता प्याज लाल पीली हरी शिमला मिर्च मटर, कई सारे ऐसी सब्जियां जो इंसान खा सकता है, इसलिए खा सकता है। और कितनी आपका बॉडी वेट 85, माय बॉडी वेट 70 kg, 380 ग्राम, इतना मुझे प्लेट 1 पहले खाना है। और ये खाने के बाद जो अभी तक खाता है वेजिटेरियन खाना वो भी खाना, और आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, आपका खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो खा पाएंगे। लंच में भी ये करना है, डिनर में भी ये करना है। और स्टेप 3 आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को नहीं खाना है जो फैक्ट्री से निकल जाती है, रिफाइंड फूड, पैक फूड, बिस्किट ब्रेड नमकीन नहीं खाना है, केक वगैरह मिठाई वगैरह। और दूसरी चीज जो चीज जानवरों से निकल जाती है, जानवरों से निकल कौन सी चीज आती है, मीट मछली अंडा दूध नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना। दूध तो बड़ा अच्छा होता है, दूध तो बड़ा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशन होता है, दूध न्यूट्रिशन होता है, लेकिन गाय का दूध गाय के बछड़े के हिसाब से बना, उसके लिए न्यूट्रिशन होता है, इंसान की। कई लोग बोलते हैं भाई दूध क्यों नहीं पिए, तो याद रखिए इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, कोई और जानवर जीवन भर दूध नहीं पीता, और इंसान ही ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कई लोग ये भी बोल देता है कि गाय तो हमारी माता है, माता का दूध पी सकते हैं, माता का दूध पी सकते हैं, जिंदगी भर नहीं पी सकते, थोड़े टाइम के लिए पी सकते हैं। मुझे याद आ गया वो वीरेंद्र सिंह की बात, जिस बात से मैंने शुरू किया था। वीरेंद्र सिंह गए थे शंकराचार्य जी की बात सुनी से कि भाई ये मेरी बात सुनेंगे, गौरक्षा की खातिर भी सही, पर मास क्रीम स्लॉटिंग में बताओ उसको रोक देंगे। लेकिन वो बहस हो गई, वो बहस की ऑडियो आप सुनेंगे तो बंद कर जाएंगे, इस लिंक पे आप देखेंगे। तो जो ऐसा दिखा रहे हैं कि गौ रक्षक है, याद रखिए गौ रक्षा है तो गौ की रक्षा कीजिए, लेकिन उसका दूध निकाल के उससे बछड़े से छीन के पीने की जरूरत नहीं, और पिएंगे तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी, और लेकिन अगर छोड़ देंगे तो बीमारियां देखेंगे धीरे धीरे चली जाएगी। तो खैर स्टेप 3 यही है कि एनिमल फूड, जानवरों से निकली हुई चीज, फैक्ट्री से निकली हुई चीज नहीं लेना है। और क्या ले सकते हैं, और एज ए स्नैक दिन भर में जो खाना है, बिसाइड जो मैंने बता दिया, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट खाना अलाउड है, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट या स्प्राउट या कोकोनट वाटर, ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में अलाउड है। तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में खाना है ब्रेकफास्ट लंच डिनर, लेकिन शाम के 8 बजे के बाद अगले सुबह 8 बजे कुछ नहीं खाना है। 12 घंटे ईटिंग टाइम, 12 घंटे फास्टिंग टाइम, ये डाइट अगर आप करेंगे, हमने ये देखा है कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट मेनी इयर्स, 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है अधिक से अधिक फर्स्ट स्टेज ऑफ पेशेंट को पूरी तरह ठीक होने में। उनकी थकावट चली जाती है, उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है, उनका शुगर नॉर्मल हो जाता है, उनका स्लीपलेसनेस गायब होने लगता है, उनका इंडाइजेशन चला जाता है, उनका कॉन्स्टिपेशन चला जाता है, उनका एपेटाइट बढ़ जाता है। यही सारी पहले स्टेज की दिक्कतें हैं। अगर मोटे हैं तो फिर 1 महीना लगेगा, 10% वेट हर महीने घटता है, पहले महीने 10%, अगले महीने 5%, वो 2-3 महीने में मोटापन चला जाता है। तो पहले स्टेज के जो पेशेंट हैं, पहला स्टेज की बीमारी में क्या करना है बता दिया। अब आते हैं जो सेकंड स्टेज के पेशेंट हैं। सेकंड स्टेज के पेशेंट कौन से होते हैं, तो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, जिनको नींद नहीं आती या उनको स्लीप एपनिया है या इंसोम्निया है, तो वो सीट पर मशीन लगाते हैं। या वो पेशेंट जो इनिशियल किडनी पेशेंट है, पैरों में सूजन रखे बहुत खड़े रहे, तो वेरिकोज वेन्स के पेशेंट, या ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी में हमेशा पेन रहता है, ऐसे पेशेंट जिनको कैटरैक्ट हो गया, ऐसे पेशेंट जिनको थकान एक्सट्रीमली होती रहती है, तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज पेशेंट अगर आप हैं, जो मैंने क्राइटेरिया बताया, इस क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं, तो आपको 2 स्टेप करना है। स्टेप 1 इसे बोलते हैं सर्केडियन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप समझ गए हैं। डिहाइड्रेशन में 2 बदलाव करने हैं। पहला बदलाव, डिनर में प्लेट 2 फूड को हटा दो,
तो बचा प्लेट 1 सलाद, उसी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आपके प्लेट के अनुसार। ये स्टेप 1। स्टेप 2, शाम के 6 बजे तक डिनर कंप्लीट करो। 8 बजे तक नहीं, 6 बजे तक, यानी कि सनसेट के साथ साथ खाओ। पानी को भी नहीं ले सकते, इसे कहते हैं सर्केडियन गेट। सर्केडियन गेट क्यों, क्या, कैसे, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, ये सब जानना है तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड सर्केडियन गेट, उसके लिए मैंने लिंक ध्यान दीजिए, वहां का देख सकते हैं। तो सर्केडियन गेट ये स्टेप 1, सेकंड स्टेज ऑफ पेशेंट के लिए। सेकंड स्टेज में कैंसर पेशेंट भी आते हैं, जिनको नया कैंसर हुआ, ट्यूमर ग्रोथ हुआ, वो भी आते हैं, राइट। और साथ में पहला स्टेप सर्केडियन डेविडेड फॉलो करना है। स्टेप 2 इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कैसे करना है, हम अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को यही कराते हैं। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, अगर आप देखेंगे ये बाल्टी है, इस बाल्टी में ये पानी है, और पानी का जो टेम्परेचर है ये 42 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको देखते हैं, ये 42 के आसपास टेम्परेचर है, तो इतने टेम्परेचर के अंदर अगर मैं ये दो पैर अपने अंदर डाल दूं, अभी तक जूते पहने, जीन्स पहना हुआ, और ऐसा अगर मैं 30 मिनट बैठ जाऊं, तो जो सेकंड स्टेज के पेशेंट हैं, जिनको माइल्ड फीवर रहता है, हमेशा कमजोरी रहती है, आपको नींद नहीं आती, थकान होती रहती है, ये जो पेरिफेरल डिस्कम्फर्ट्स हैं वो कम होने लगेंगे। हम उनको बोलते हैं दिन में एक बार या 2 बार, एक बार सोने से पहले और एक बार सोने। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन जरूर करना है। तो सर्केडियन गेट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन तो अधिकतर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का हमने सिस्टम बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे थर्मोस्टेट है और हीट कंट्रोलर है, और थर्मोस्टेट का जो एक सेंसर है वो ये रहा, और ये सेंसर से जब सेंसर ये सेंस करता है कि 42 डिग्री हो गया, तो ये कट ऑफ हो जाता है, और इसमें अंदर एक हीट एलिमेंट लगा हुआ है जिससे पानी अपने आप गर्म होता है, और उसके बाद कट ऑफ के लिए यहाँ कंट्रोल रहता है। लेकिन ये तो है हम हॉस्पिटल में ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं, आप के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप एक बाल्टी लीजिए, 42 डिग्री सेल्सियस एक थर्मोमीटर लीजिए, थर्मोमीटर है थर्मोमीटर, तो एक थर्मोमीटर वाटर थर्मोमीटर आता है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो एक थर्मोमीटर लीजिए और थर्मोमीटर से चेक कर लीजिए, वाटर थर्मोमीटर खरीद सकते हैं दुकान से, 200 रुपये आता है, 42 डिग्री सेल्सियस बाल्टी में, और उस बाल्टी में भी पैर रखेंगे तो मुझे काम चल जाएगा, लेकिन उस बाल्टी में पैर रखेंगे तो थोड़ी देर में टेम्परेचर घटता रहेगा। एक और बाल्टी लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, और हर 5 मिनट में आप एक मग पानी इस वाले बाल्टी से बाहर निकाल के एक मग पानी ज्यादा गर्म बाल्टी में रिप्लेस करते हैं, तभी। तो हम अपने पेशेंट को, जो भी पेशेंट सेकंड स्टेज वाले हैं, उन पेशेंट को यही रिकमेंड करते हैं, और वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह भी ठीक हो जाते हैं अक्सर। अब आते हैं थर्ड स्टेज कैंसर पेशेंट। स्टेज 1 स्टेज 2 मैंने बता दिया, घर पे आराम से ठीक हो सकते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज वाले पेशेंट कौन से होते हैं? थर्ड स्टेज वाले पेशेंट वो होते हैं जो डायलिसिस ऑलरेडी चले गए हैं, हफ्ते में 1, 2, 3 डायलिसिस होते हैं। थर्ड स्टेज वो पेशेंट होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना अत्यंत जरूरी हो जाता है, खून उनका बनना ही नहीं बॉडी में। थर्ड स्टेज पेशेंट वो होते हैं जिनको ग्लूकोमा हो गया, जिनको खड़े खड़े चक्कर आता है, जिनको फिट्स पड़ने लगते हैं, जो पैरालाइज हो गए हैं, जो बेडरिडन हो गए हैं, जो व्हील चेयर पे आ गए हैं, वो है थर्ड स्टेज पेशेंट। जिनके बॉडी में ट्यूब्स जल गए हैं, जो मुंह से फील नहीं किया जा सकता, उनको ओरल कैंसर हो गया है तो नाक से फील होता है, वो है थर्ड स्टेज। जिनके पेशाब की नली में कैंसर डाल दिया है, वो थर्ड स्टेज पेशेंट। तो थर्ड स्टेज पेशेंट मतलब मेनली बेडरिडन पेशेंट जो डिपेंडेंट है या ऑक्सीजन सिलेंडर पे डिपेंडेंट है, वो है थर्ड स्टेज पेशेंट। थर्ड स्टेज उन्हें भी बोल सकते हैं जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, थर्ड स्टेज पेशेंट, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, थर्ड स्टेज पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस के लोग हैं, थर्ड स्टेज पेशेंट। तो ये सारे थर्ड स्टेज हैं। तो थर्ड स्टेज में अलग अलग मेडिकल कंडीशन में यहाँ आपको मेरे या हमारे जो 500 क्लिनिक है उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। किस तरह जरूरत पड़ेगी, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ।
इधर से एक्टिविटी करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, अपने कैमरे को अगर आप इस तरह घुमा लें, अब यहाँ पे ये जो पेशेंट का वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे जो पेशेंट है, ये किडनी फेलियर के पेशेंट है या थे। अब तो किडनी फेलियर ठीक हो गई है और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने जाते थे और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। और उनकी हिस्ट्री कुछ है, उनका नाम है जितेंद्र कुमार साहू। और फिर किसी ने बताया तो वो पहुंच गए हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में, राइट। और डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, इनके ब्रेन की ट्रीटमेंट हो गई। पहले 2020 से लेके 2022 तक ये डायलिसिस डिपेंडेंट क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट थे। ईएसआई आसनसोल हॉस्पिटल में यहाँ पे इनका इलाज चल रहा था और अभी का सत्य ये है, आज की तारीख में पूरी तरह रिकवर हो गए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में। वहां पे क्या किया गया उनके साथ, सिर्फ इतना समझना होगा ब्रीफली। जो बातें मैंने बताई, सेकंड स्टेज पेशेंट को सर्कुलेटिंग डीएलटी राइट प्लस लोअर हॉट वाटर इमर्शन, इसके अलावा हॉट वाटर इमर्शन प्लस हेड डाउन टिल्ट प्लस पंचकर्मा थेरेपी। तो यहाँ ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट है, पंचकर्मा थेरेपी है, थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, यहाँ आपको हमारे क्लिनिक की सपोर्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। या तो ये ट्रेनिंग ले लीजिए आप, हमारा सीएएम का कोर्स है सर्कुलेटिंग इंटीग्रेटेड मेडिसिन टीम में रहेगा, तो आप भी सीख जाएंगे। जैसे उन्होंने सीखा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जी ने हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद, तो आप भी सीख जाएंगे, फिर आपको इंटरव्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पेशेंट की अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले इनकी ये सारी दवाइयां भी चलती थी और साथ में इनको टायर्डनेस रहता था, वीकनेस रहता था, जॉइंट एंड बैक पेन हमेशा रहता था। और अब हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल क्लिनिक में डीआईपी राइट दिया गया, जीरो बोर्ड थेरेपी दी गई, हॉस्पिटल इमोशन दिया गया, एडॉन्टेंट किया गया और इसके बाद पूरी तरह डायलिसिस फ्री हो गए। इनकी पहले की रिपोर्ट और इनकी अभी की रिपोर्ट, इनकी टेस्टिमोनियल, इनके हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो डॉक्टर बीआरसी www.vishnu.com/10 में जो लिंक मैं आपको बताया हूँ, उस लिंक में जाएंगे तो इनका पूरा हिस्ट्री और सारा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी में कहानी किसी इमेजिनरी पेशेंट का बता रहा हूँ, ये रियल पेशेंट है और ये आप कर सकते हैं। ये सारा कुछ ठीक होने के लिए इन्होंने जो फीस पे की हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में, दैट वाज ₹6,500, 6,500। कई बार कुछ लोग बोलते हैं आपका क्लिनिक बड़ा महंगा, 6,500 रुपए ले लेते हैं एक आदमी। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, 6,500 लेने के बाद वो इंसान पूरी तरह ठीक हो गया, उसकी डायलिसिस पूरी तरह बंद हो गई। मैं तो आप सबके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट दिखा दीजिए जो डायलिसिस डिपेंडेंट हो और एलोपैथी की मदद से डायलिसिस मुक्त हो गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात है, एक ऐसा पेशेंट, ओनली वन पेशेंट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप ले आए तो मैं आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो जहां तो एलोपैथी में पूरे दुनिया में एक भी पेशेंट को डायलिसिस मुक्त नहीं हो पाया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, वहां हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में 6,500 रुपए लेके पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। और सारे सबूत आप हमारे vishnu.com/10 वाले लिंक में जाकर देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने हॉस्पिटल में नाम भी बताया, वहां जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, नाम भी मिल सकते हो, लग जाते हैं। तो लेकिन ये थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर, थर्ड स्टेज ऑफ डिजीज पेशेंट के लिए, और ये सिर्फ किडनी के लिए नहीं, हर बीमारी के लिए है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कैंसर की पेशेंट के। ये आप देख रहे हैं, ये कैंसर के पेशेंट रहे थे, ओरल कैंसर की, ट्यूब से खाना जाता था, जैसे नाक से ट्यूब से जाता था हमारे पास आने से पहले, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक आने से पहले। और ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक का ये आप वीडियो देख रहे हैं। तो हमारे क्लिनिक में कोई तामझाम नहीं है, एसी हो, बड़े बड़े अच्छे से खूबसूरत फर्नीचर हो, बहुत सारे लोग स्टाफ घूमते नजर आए, ऐसा नहीं है। सिंपल, ये पहले की तस्वीर अभी देखी यहाँ पे। और इनकी अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो सितंबर
2024 से फरवरी 2025 तक ओरल कैंसर बलनगीर हॉस्पिटल उड़ीसा की बात है, जहां पे पहले थे ईएनटी विशाखापट्टनम हॉस्पिटल, उसके बाद पांडा कैंसर हॉस्पिटल कटक। तो पहले यहाँ एडमिट थे, ये सारी दवाइयां चलती थी, 10 कीमोथेरेपी हो गए, 33 रेडिएशन हो गई, हालत बद से बदतर होने लगी। और उसके अलावा उनको जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट थे, सीवियर वीकनेस, खा ही नहीं सकते थे, डिजीनेस हमेशा रहता था, चल ही नहीं सकते थे, पूरे बॉडी में दर्द होता था, नींद ही नहीं आती थी, ट्यूब से फील होता था और पूरे चेहरे में वूंड थे। तो ये सारे और इन सब की रिपोर्ट भी हमारे पास है, visual.com/टेस्ट में जाके आप अभी चेक कर सकते हैं। फिर फरवरी 2025 में ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आए और वहाँ डॉक्टर प्रवीण नंदा उड़ीसा में हमारे जो क्लिनिक वहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया गया वो वीआईपी लाइट, सनलाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी, अम्ली ग्राउंडिंग थेरेपी एंड ये दिया गया, मेडिसिन एक भी नहीं दी गई। और उसके बाद ये सारी उनकी दिक्कतें शून्य हो गई। इसकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी और वीडियो टेस्टिमोनियल भी मिल जाएगा उसी visual.com/टेस्ट वाले लिंक में। तो चाहे मैं किडनी पेशेंट की बात करूं एंड स्टेज वाले, चाहे कैंसर के एडवांस स्टेज की बात करूं, याद रखिए बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज आराम से घर पे हो सकता है। तो इन लोगों ने हमारे डॉक्टर जैसे क्लिनिक में आके उनकी कंसल्टेशन से अपने आप को घर पे रहते हुए धीरे धीरे ठीक कर लिया। बहुत लंबा समय भी नहीं लगा, फरवरी में आए थे और ये आज मई है 2025, 2-3 महीने के अंदर पूरी तरह स्वस्थ। स्वस्थ तो पहले ही हो गए थे, लेकिन आने से इतना टाइम नहीं लग गया तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल सकते, बहुत कम टाइम में हो गया। अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के पेशेंट से मिलाता हूँ मैं, ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक का क्लिनिक बिल्कुल मामूली दिख रहा है आपको। अक्सर पेशेंट सोचते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी और बहुत सारे डॉक्टर घूमते हुए होंगे, एसी होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। याद रखिए बिल्डिंग की ईंटें आपको ठीक नहीं कर रही, वो एसी आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो फर्नीचर आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो रिसेप्शन आपको ठीक नहीं कर रही है। ठीक करने के आपको सही ग्राफ की जरूरत है और यही हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में होता है। और ये रहा पेशेंट आप देख रहे हैं। अब पेशेंट की हिस्ट्री पे चलते हैं और पहले की हालत थी। ये पेशेंट का नाम है मोहम्मद कयूम और इनको जो बीमारी बोली गई थी 21 अक्टूबर 2024 को हाइड्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, और इनका इलाज चल रहा था मल्टीपल हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा था, अलग अलग फेमस कार्डियोलॉजिस्ट के पास चल रहा था। वो सारे डिटेल रिपोर्ट हमारे visual.com/टेस्ट में लिंक में मिल जाएगा। और उस वक्त उनकी जो दिक्कतें थी, एलोपैथी दवाई चल रही थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था सीरो पे चढ़ते वक्त और बहुत ज्यादा पेन होता था। राइट, उनके उस वक्त की एंजियोग्राफी, ईसीजी, इको सबके मिल जाएंगे। और जब हमारे क्लिनिक में आए और डॉक्टर अंकेश रंजन पाल आसनसोल में हमारे क्लिनिक वहां मिले, तो उसके बाद वीआईपी लाइट, एक हमारी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, कर्टिंग थेरेपी होती है, सनलाइट पास, इतना सा किया जब 3 दिसंबर को आए थे। और अभी की भी ईसीजी रिपोर्ट, हालांकि हम ईसीजी रिपोर्ट को नहीं मानते, हालांकि वो है और वो भी ये बता रहा है कि आप पूरी तरह स्वस्थ है। हम ये मानते हैं कि जो सिम्टम पेशेंट लेकर आया था, क्या वो सिम्टम हम ठीक कर पाए, तो अभी वो पूरी तरह है। और ऐसे हजारों और पेशेंट भी हैं, लेकिन अभी अगर आपको उन सारे पेशेंट के बारे में अलग अलग बीमारी की जानकारी देनी है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये 31 मई इसी महीने ये किताब मैं लॉन्च करूंगा। इसमें अलग अलग पेशेंट की प्रोफाइल दूंगा जो डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आके उनसे समझ के अपना इलाज कराया और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में अपना इलाज कराइए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो टेक्निक आप सीखिए। वो टेक्निक कैसे सीखेंगे, कौन सी किताब से सीखेंगे, वो मैंने इस लिंक में डाल दिया है। टेक्निक सीख के घर पे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है तो आपको एक बार थोड़ा किसी की सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि आपके बहुत सारा दवाई अगर है तो उसको ड्रग को कैसे पेपर करें, पंचकर्मा का कौन सा ट्रीटमेंट दें, एक्यूप्रेशर कौन से पॉइंट होने चाहिए, ऑपरेशन कितनी देर तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे मौके पे दुविधा में होते हैं। तो जब आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आते हैं
तो हमारे एक्सपर्ट, हमारे डायटिशियन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरे हेड ऑफिस यानी यहीं से हमारे डॉक्टर जो बैठे हैं कोर टीम उनसे बात कराते हैं वीडियो पे, और एक चार्ट बनता है और उसका वो चार्ट उनको फॉलो करना होता है पेशेंट को, और साथ में एक ऐप देते हैं, उस ऐप के माध्यम से फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो लेकिन आप अगर एलोपैथी के जाल में फंसे हुए हैं तो याद रखिए इस जाल से छूटने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आपका माल यानी कि पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तो आप वहां से निकल सकते हैं, या आपकी जान चली जाए तब आप निकल सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है कि अगर आप हमारे किसी क्लिनिक में जाना चाहते हैं तो विश्वरूप.com/क्लिनिक या इस लिंक में जाएंगे तो वो लिंक मिल जाएगा। इसमें जाएंगे तो आप पूरे देश में हमारे जो क्लिनिक हैं वो सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा। देश में हमारे क्लिनिक है, लाहौर दिल्ली से लेकर लंदन की स्पीड तक 12 देशों में हमारे क्लिनिक हैं। क्लिनिक बड़े छोटे हैं लेकिन उनके रिजल्ट देखेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि इतना मुश्किल दिखने वाली बीमारी इतनी आसानी से वो भी घर पे ठीक हो सकती है। तो यही मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके लिए जो लोग एक अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं एंड कि आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा क्लिनिक खोलें, आप पेशेंट को ठीक कर पाए, अपने आसपास के लोगों को ठीक कर पाए, तो उसकी हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग है CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन 3 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, और इसमें हर संडे 9 से 11 आपको ऑनलाइन रहना होता है। कुछ किताबें उनका पेज करना होता है, वो किताबों को रेट देते हैं, ई बुक भी भेजते हैं। ये 3 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद आपको इस क्लिनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद की एक क्लिनिक खोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे बाकी एक्सपर्ट ने 500 क्लिनिक में इन सब में CIM का ये ट्रेनिंग दिया हुआ है। इसमें जितने सारे हमारे टेक्निक्स हैं, चाहे वो DIP डाइट है, चाहे 3-2 डाइट है, चाहे वो गैप सिस्टम है, तो या फिर जीरो वोल्ट थेरेपी है, या पंचकर्मा थेरेपी है, या एक्यूप्रेशर है, तो इमरजेंसी मेडिसिन में, लाइफस्टाइल मेडिसिन में, या फिर इंफेक्शियस डिजीज में क्या करना है, वो सारा कुछ उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद आई थिंक दैट यू विल नॉट बी डिपेंड ऑन मी और द क्लिनिक, रादर यू विल हेल्प द पीपल अराउंड। तो यहाँ पे कंक्लूडिंग में, यहाँ आप में से बहुत लोगों के सवाल भी कुछ आ गए, ये सवाल भी मैं लेता हूँ जो जूम से आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने कई सारे सवाल भी पूछे, वो सवाल मैं लेता हूँ। इन कंक्लूडिंग में ये है कि अभी थैलेसीमिया के जो छोटे बच्चे हैं उनको पिछले 3 साल से हम फ्री इलाज करते हैं। अगर आपके आसपास कोई थैलेसीमिया का बच्चा है जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये रोका जा सकता है हमारे प्रोटोकॉल से। तो हमने 3 साल पहले काम किया था, वो आज भी जारी है, आज भी जारी रहेगा। तो थैलेसीमिया का पेशेंट अगर आपके पास है आपके आसपास तो हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए, तो और वो अपने घर पे रहेंगे और हम वर्चुअली उनको ट्रीटमेंट करते रहे हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री करते रहे हैं। सिमिलरली आज से एक नया मुहिम हम चालू कर रहे हैं ऑटिज्म के पेशेंट, छोटे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं। ऑटिज्म का शिकार होते क्यों हैं, इसका खुलासा 7 अप्रैल को हुआ। 2020 में मैंने जो किताब निकाली थी कोविड-19 वायरस वैक्सीन, इस किताब में के माध्यम से मैंने बता दिया था कि ऑटिज्म का मुख्य कारण है बच्चों को लगाए जाने वाली वैक्सीन, लेकिन वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मैंने बताया था। लेकिन 7 अप्रैल को ये साबित हो गया है कि छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगाए जाते हैं, पोलियो, BCG एक्सेट्रा, उसी की वजह से हर 35 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है। नहीं होगा, हर 35 में से एक। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वैक्सीन मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए, उसका भी पूरा प्रूफ इसमें दिया है, ये बुक में पढ़ सकते हैं। और जिनको ऑटिज्म हो ही गया है, जिन बच्चों को, उनको भी ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। हमारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं, और ये फ्री सर्विस है। आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप तक में है, जैसे मैं बताया, वो भी इसमें। और अगर आप कुछ टिप देना चाहते हैं तो ये सही रहेगा कि आप एक ऑटिज्म का पेशेंट हमारी तरफ भेज दीजिए। फ्री में इलाज है, वो उनको घर से निकलना नहीं है, ऑनलाइन इलाज है, घर पे रहते हुए इलाज है। और उसके लिए विश्वरूप.com/ऑटिज्म में जाकर उसको एक फॉर्म भरना है। फिर हमारी जो स्पेशल टीम ऑटिज्म के लिए, वो डॉक्टर्स की टीम वर्चुअल उनके पेरेंट्स को के थ्रू बच्चे को मॉनिटर करेंगे, और क्या करना है, क्या कैसे करना है, कब करना है, कितना करना, सारा करेंगे, ताकि वो उनमें ठीक हो, ताकि वो ठीक हो। तो ये हमारा इरादा है। और अब आपके कुछ सवाल हैं, इनमें से एक सवाल तो अभी पूछ रहे हैं जो मुझे लगा था कि ऐसा सवाल होगा
कि कोरोना के टाइम ये वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं, तो वैक्सीन तो इंसान को बचाने के लिए था, कितने लाखों लोग मरे थे उस वक्त। जिनको लगता है कि कोरोना से कोई लोग मरे थे, उनको आज का दिन याद कर लेना चाहिए। 10 मई 2020 10 मई 2020 को ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने 20 पेज का एक प्रोटोकॉल निकाला था, हाउ टू राइट डेथ सर्टिफिकेट। वो 20 पेज की रिपोर्ट, वो जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो सारे हॉस्पिटल में भारत के दे दिया था 10 मई 2020, आज से 5 साल पहले। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि आज के बाद भारत में कोई भी डेथ अगर हुई तो उसे कोरोना डेथ ही बोलना है। डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना डेथ आना चाहिए। हार्ट से कोई मर गया कोरोना डेथ, सुसाइड से कोई मर गया कोरोना डेथ, एक्सीडेंट हो गया तो कोरोना डेथ, डेथ कैसे हुआ पता नहीं तो कोरोना डेथ। मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा, यकीन अगर नहीं है तो ये किताब में पेज नंबर 832 में मैंने वो पूरी 20 पेज की रिपोर्ट छाप दी है, जो 2020 10 मई को ICMR ने निकाली थी, सारे हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो उस वक्त मौत के जो कारण, मौत कोरोना से हो गए, उसकी जो संख्या बताई जा रही थी, आप गौर कीजिएगा, उस साल और उसके अगले साल बाकी सारी बीमारियों की संख्या शून्य हो गई। उस साल हार्ट से कोई नहीं मरा, किडनी से कोई नहीं मरा, ब्रेन से कोई नहीं मरा, कैंसर से कोई नहीं मरा, जो मरा तो कोरोना से मरा। टोटल नंबर ऑफ डेथ जो किसी भी साल होती है हमारे देश में, उतनी ही डेथ उस साल भी हुई, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा और भी हो गया। जो लोग डर के हमारे हॉस्पिटल गए, रेमडेसिविर लगाया गया, याद कीजिए, और रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट से मारे गए, वो थोड़ा सा पॉपुलेशन जरूर ऐड हुआ। और उसके बाद जब ये खुलासा होने लगा, जब पोल खुल गई कि रेमडेसिविर से जान जा रही है, तब रेमडेसिविर को बैन कर दिया गया। खैर, उसके डिटेल को समझने के लिए इस किताब के पहले 17 पेजेस पढ़ेंगे तो उस डिटेल आपको समझाया जाएगा। फिलहाल तो मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ आपके। तो यहाँ पे एक सवाल है, अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन लगाई तो अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये बात छूट गई थी, वो मैं रिपीट करता हूँ। आप में से किसी ने अगर कोरोना वैक्सीन लिया है तो आपको जरूर उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। आपका बीपी बढ़ गया होगा, शुगर बढ़ गया होगा, बॉडी में थकान अनयूजुअल रहती होगी, तो पहले नहीं होगी उससे वैक्सीन लगाने से पहले, राइट? तो इस तरह कुछ ना कुछ आपको बॉडी में चेंज दिखे होंगे। या जो लड़कियां हैं उनमें ब्लीडिंग पीरियड्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, हर तीसरी लड़की को पीरियड की समस्या आने लगी, पीरियड ज्यादा दिन तक चलते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, बहुत पेनफुल होती है। तो इस तरह से आप में से अधिकतर लोगों ने, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया, कोई ना कोई समस्या झेल रहे होंगे। तो आपको वही करना है जो मैंने सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज के लिए बोला है, दैट इज सर्केडियन DIP डाइट पे रहना है, स्टेप 1। और दिन में एक बार लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना है 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में, स्टेप 2। जब ये दोनों चीज करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन का असर खत्म हो गया? जो आपके अभी सिम्टम्स हैं, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे वो ब्रेथलेसनेस हो, चाहे वो बॉडी पेन हो, चाहे वो इरेगुलर ब्लीडिंग हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, तो पहले नहीं थे, चाहे वो शुगर का बढ़ जाना हो, बीपी का बढ़ जाना हो, चाहे वो एंजाइना हो, जो पहले की दिक्कतें नहीं थी, वो सारी दिक्कतें अगर कम जा रही हैं, खत्म हो गई, तो समझिए कि एज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो कोविड वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो खत्म हो गया। तो दो ही स्टेप है, सर्केडियन DIP डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 30 मिनट, कितने दिन तक करना है? हमने देखा है कि 1 महीने के अंदर पूरी तरह से असर आ ही जाता है अधिकतर लोगों को, 1 महीना मान के चलिए। अब आपके जो सवाल हैं, ये कुछ सवाल थे आपने पहले लिखे, जवाब मैंने दे ही दिए थे, आगे लेते हैं। आपका सवाल है स्टीम बाथ फुल बॉडी में लेना है क्या? स्टीम बाथ फुल बॉडी में लेना है। स्टीम बाथ फुल बॉडी में क्यों लेना है? क्योंकि आपका जो स्किन है दैट बिलोंग्स टू थर्ड किडनी, स्किन के पोर्स खुलते हैं और उससे आपके बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है, नंबर 1। नंबर 2, हीट से आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट तो बढ़ता ही है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपका इम्यूनिटी को ट्रिगर मिलता है, हीट ट्रिगर द इम्यूनिटी। तो फुल लेना है। कई सारे होममेड स्टीम बाथ होते हैं जहाँ यहाँ तक होता है, और सर
बाहर रहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी काम करेगा। आपका सवाल है सर डॉग बाइट के बाद हॉट वाटर इमर्शन भी कर सकते हैं क्या? हॉट वाटर इमर्शन भी सेम काम करेगा, बल्कि मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन हॉट वाटर इमर्शन तब सबके घर में नहीं देंगे जबकि स्टीम बाथ हर गली में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसलिए और स्टीम बाथ ही पहले यूज करते थे। अगर आप जर्नल पढ़ते हैं इंडियन मेडिकल गैजेट 1 अक्टूबर 1866 मैंने यहाँ पेपर में दिया है, तो उसमें ये पेपर बात स्टीम बाथ ही उसमें लिखा हुआ है। Sir, I reversed my diabetes from HbA1c 14.6 to 5.6 without a single medicine. Then I made YouTube channel. और आगे आप लिखते हैं ये मोहित का ये सवाल है। मोहित जी यानी मोहित ने सवाल ही मुझे एक्चुअली बताया है कि आपकी ब्लड शुगर भी इसी मतलब से ठीक हो गई, 14.6 से 5.6 HbA1c आ गया। चलो ये अच्छा एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए। और एक फातिमा बेगम, आप बताते हैं मेरी मॉम को पागल कुत्ते ने काटा, वो अभी तक हमारे साथ है। अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही बताया था कि कुत्ते काटना जरूरी है, हर इंसान को मरना ही है। आप सबको कुछ लोग हंसी आ रही है, बात तो हंसी की है थोड़ी बहुत, लेकिन पागल कुत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से हंसी की है, काटेगा उसके लिए नहीं। आप आगे लिखते हैं फातिमा बेगम जी, नाइदर वी गॉट वैक्सीनेशन नॉट कंसल्टेड द डॉक्टर। ये अच्छा ही किया आपने, डॉक्टर पास नहीं गए। आप मनोज, आपका सवाल है क्या बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए, सही होगा? इसका जवाब यह है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं देना चाहिए, किसी को भी किसी भी कारण से कभी भी किसी भी उम्र में कोई वैक्सीन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है उसका जवाब के लिए हर वैक्सीन को क्यों लेना और क्या होगा लेने से इस किताब के अंदर है, और ये किताब कहाँ से मिलेगी, इस लिंक से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। हालांकि मेरी सारी किताबें अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह है, वहां से खरीद सकते हैं, फ्री में तो यहाँ से मिल जाएगा। अर्चना राजू सोना बने, आपका कमेंट एक्चुअली, थैंक यू सर सो मच फॉर योर एडवाइस एंड योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ यू माय डॉटर गॉट क्योर्ड, थैंक यू। तो आप में से बहुत लोग जो वैसे फेस टू फेस कभी हमसे मिल नहीं पाते हैं, तो आप अपना धन्यवाद ऑनलाइन ही दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। अच्छा, आपका सवाल है बट इनकी वी हैव टू डिपेंड ऑन पैक्ड फूड्स एंड वेजिटेबल्स। ये बात सच है कि अधिकतर फल जो होते हैं वो पेस्टिसाइड वाले होते हैं, उनमें केमिकल होता है। जैसे ये आम मैंने लिया है, ये आम बाजार का है जो हमारे ऑफिस के पास है, वहीं से खरीद लिया है, और ये आम मुझे मेरे इस इवेंट में खाने वाला हूँ मैं, तो ये जानते हुए कि इसमें थोड़ा पेस्टिसाइड होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि उसके बावजूद भी ये इफेक्टिव है और उसके बावजूद भी ये पेशेंट को ठीक करता है, आपको ठीक करता है। अगर ये ऑर्गेनिक होता तो और भी काम करता है, लेकिन आजकल के माहौल में जो मिल रहा है उससे भी हमारे पेशेंट ये ठीक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्रदीप कुमार का जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ज्यादा आम खाने से गर्मी नहीं पड़ेगी, क्या खीरा रात को खाना चाहिए? देखिए आम गर्मी के सीजन में होता है, अगर आम खाने से गर्मी पड़ेगी तो आप ठंड में खाइए, ठंड में आम मिलेगा ही। तो कुदरत ने जब जो फल बनाया है, डॉक्टर ये बोलता है संतरे मत खाना, सर्दी लग जाएगी, वो होता ही सर्दी में है, तो ऐसा करो डॉक्टर बोलोगे आप गर्मी में मुझे संतरा दे दो और सर्दी में मुझे आम दे दो, तो मैं वही कर लूंगा। समझने वाली बात है। आते हैं क्या खीरा रात को खाना चाहिए? देखिए खीरा कभी भी खा सकते हैं, और जो रात की बात है याद रखिए, रात के 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जितना लेट आप खाएंगे बीमारी उतनी ज्यादा होगी। डॉक्टर सुमन लाल, आपका सवाल है सर कुत्ते के काटने के बाद धोना है तो क्या उसके बाद हल्दी एलोवेरा लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं, वो एडिशनल चीज है, लेकिन धोना इज इम्पोर्टेंट, जो प्रोटोकॉल में है ना वो यही है। हरी दहेड़ा, आपका सवाल है समर सीजन में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर सकते हैं क्या? देखिए गर्मी का मौसम है और ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन में एक्सप्लेन किया था। गर्मी के मौसम में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन जल्दी असर करता है, क्योंकि वैसे ही मौसम भी गर्म है। सर्दी के मौसम में थोड़ा देरी से असर करता है। जब भी आपको फीवर आए तब भी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करें तो फीवर गायब हो जाएगा। किसी बीपी ज्यादा हो और आपने लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन किया तो बीपी भी
कम हो जाएगी। और कुछ और सवाल? ममता मुखर्जी, आपका सवाल है, इफ द डॉग बाइट्स ऑन द हेड कैन गिव 50 डिग्री स्टीम बाथ फॉर द पेशेंट। देखिए, जितना हमारे सिर के पास डॉग बाइट करेगा, जैसे गला हो गया, राइट, चेस्ट हो गया, जो सिर के पास है, उतना वो वायरस जल्दी ब्रेन तक पहुंचेगा। यही लॉजिक है जिससे वो ज्यादा डेंजरस होता है पेशेंट के लिए। लेकिन आपका हथियार तो यही है कि आपको स्टीम बाथ देना है। स्टीम बाथ की जो टाइमिंग है वो दिन में 2 बार कर दीजिए, 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के। और दिव्या, आपका सवाल है हॉट वाटर इमर्शन कितने टाइम के लिए करना है। हॉट वाटर इमर्शन अगर आप 20 मिनट कर लेते हैं तो वो भी इफेक्टिव होगा। भीम महात्रा, आपका कमेंट है, मैं कोई वैक्सीन नहीं लगाया था, सबूत है, हम सामने हैं, फिट एंड फाइन है। देखिए, आज भी हमारे देश में और दुनिया में लाखों लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगाते हैं। मेरे बच्चों को नहीं लगा देते, तो जो मैंने बताया वीरेंद्र सिंह, उनके दोनों बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा, और अगर दोनों बच्चों से मिलेंगे तो अलग से तेज दिखेगी उनकी आंखों में। तो आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन के असर से मेंटली रूप से और फिजिकल रूप से किस तरह से बीमार बच्चे हैं। आज अगर बच्चों को देखेंगे, किसी भी स्कूल में जाके हर तीसरे बच्चे की आंखों में चश्मा होगा, हर दूसरा तीसरा बच्चा मोटा होगा, हर 35वां बच्चा ऑटिज्म का शिकार होगा, हर 30 बच्चा इंसुलिन डिपेंडेंट होगा। तो ये सारा आजकल हो चुका है कि हर बच्चे के अंदर आने वाले दिनों में आप देखें कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ये लगा रहता है। एक बार अगर आजकल बच्चा बीमार पड़ता है खांसी जुकाम बुखार से, तो लंबा समय लगता है, 15 दिन 20 दिन पूरी तरह ठीक होने में। जबकि ऐसे बच्चे जो वैक्सीन नहीं लगाते, अगर वो बीमार पड़ भी जाते हैं खांसी जुकाम बुखार, 2 या 3 दिन या कभी कभी 1 दिन लगता है पूरी तरह ठीक होने में। तो ये समझना पड़ेगा। खैर, आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और जूम के माध्यम से भी जुड़े हैं, और आपके जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो काफी लंबा है, और ये हमारा लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो मैं आपके सवालों को अपनी टीम से कलेक्ट करूंगा और सारे सवालों को पढ़ के एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। और जिनके नंबर जूम से जो जुड़े हैं उनका फोन नंबर हमारे पास है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वो लिंक भेज दूंगा, ताकि आप जो आपने टाइम लगाया उसका पूरा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आज जो हमने किया ये ट्रेनिंग 1 बोल सकते हैं, ये पहला भाग है। अब दूसरा भाग है 31 मई, तो फिर वो 12 बजे दोबारा हम जुड़ेंगे सेकेंड पार्ट की ट्रेनिंग में, और तब इस किताब की लॉन्च होगी। इस किताब का ई बुक लिंक मैं आपको दूंगा, और इस किताब के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चौंका देने वाली बातें होंगी जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, जो आपकी लाइफ एंड डेथ का मामला से जुड़ा हुआ है, और जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, इट विल एम्पावर यू कि बड़ी से बड़ी बीमारी में भी आप घर रहते हुए भी बहुत कुछ या सब कुछ कर सकते हैं। तो हम दोबारा मिलेंगे 31 मई, तो फिर दोबारा मिलेंगे। कैसे आप जुड़ेंगे? आप जूम से जुड़िए, ताकि आपके सवाल जैसे अभी मेरे लिए यह सवाल मैं कलेक्ट करके इसका अलग वीडियो बना के आपको जो फोन नंबर आपने भेजा है उसमें मैं आपको भेजूंगा, उस ईमेल आईडी में भेजूंगा। इसलिए आप जूम से जुड़िए। जूम से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आप इस लेक्चर के बाद जो 1 मिनट होने वाला है, इस लिंक में जाइए। इस लिंक में आखिर में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें जाके अपना नाम और फोन नंबर वगैरह भर दीजिए, फ्री है वो, जिससे आपका जूम का जो सीट है वो बुक हो जाएगा। और सो दैट 31 तारीख सैटरडे सुबह दोपहर को सेम टाइम पर मिलेंगे, और यहीं से जहाँ पे हमने आज का ये जर्नी पॉज किया है, ये जर्नी यहीं से हम आगे ले जाएंगे। तो हमारे से जुड़ने के लिए जो 500 क्लिनिक के हमारा क्लिनिशियन है उन सबका भी धन्यवाद, और हमारे फॉलोअर नाइस एक्सपर्ट्स, ऑल द बेस्ट। वी आर गोइंग टू मीट ऑन 31 मई एक्चुअली। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। डॉक्टर साहब, कुत्ते के काटने से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद उनकी जो मतलब वो है वो हमारे उसमें ना फैल जाए।